Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are being productive and you are doing excellent in your studies. So हम बात के इंटरव्यू के पुराने कैंडिडेट्स की क्वेश्चंस देख रहे थे केमिस्ट्री डिसिप्लिन के। एंड काफ़ी क्वेश्चंस हमने लगभग 150 से ऊपर ही हो गए होंगे। हमने क्वेश्चंस देखा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप वन बाय वन एक एक करके लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली इससे पहले मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, वो डेफिनेटली आप देखना, ठीक है। और तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट है उन्होंने जो टॉपिक लिखा था इंटरव्यू के लिए वो है, एक सेकेंड, वो है एक नंबर फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिज़िकल स्पेक्ट्रा मैं लिखता हूँ, फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लासिकल थार्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थार्मोडायनामिक्स। 3 नंबर पेरीसाइक्लिक। 4 नंबर है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। 5 नंबर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। 5 नंबर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो एक एक करके अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। आप भी पेन और नोटबुक लेके बैठिए एंड वन बाय वन क्वेश्चंस नोट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ टेम्परेचर, ड्रॉ कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी। केमिस्ट्री में हमेशा अगर कैपिटल टी यूज़ हो रहा है तो वो टेम्परेचर को डिनोट करेगा, स्मॉल टी यूज़ हो रहा है तो वो टाइम को डिनोट करेगा। फॉर कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी प्लॉट फॉर 1 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम आइस को अगर हम -10 डिग्री पे रखेंगे, मतलब वो इनिशियल कंडीशन है, उसके बाद इसका प्लॉट बताओ। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि विथ मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का एक आइस लेके अगर हम रूम टेम्परेचर पे हम रखें तो उसका प्लॉट कैसे होगा, मतलब उसके अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे विथ टाइम का मतलब यही है कि धीरे धीरे विथ टाइम उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये प्लॉट ये तो स्कूल लेवल का एक क्वेश्चन है, इससे वैसे भी पूछा जा सकता है। इसका मैं अगर थोड़ा सा आंसर मैं आपको बताऊं तो -10 डिग्री सेल्सियस पे ना ये रहेगा सॉलिड। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड बनेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बनेगा, फिर क्या बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बनेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनेगा। फिर अगर मान लो x डिग्री टेम्परेचर है, कुछ मान लो 110 डिग्री तक हम मान लो जा रहे हैं, तो उसके बाद 110 डिग्री का वेपर मिलेगा, है ना, यही है। तो अब -10 से 0 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद इसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा गया था। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि ये एक टेम्परेचर का फंक्शन है, तो कहाँ पे कौन सा एनर्जी चेंज होगा ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर का डायरेक्ट चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली विथ टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, सॉलिड से लिक्विड में सिर्फ कन्वर्शन होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो फिर इसका ग्राफ कैसा आएगा, टाइम टेम्परेचर। जब हम -10 से 0 डिग्री तक जाएंगे तब तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, उसके बाद
ये जो स्टेज है सेकंड स्टेज में, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बट टाइम तो आगे जा रहा है, मतलब विथ टाइम हम देखेंगे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर ऐसा होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर सॉलिड से लिक्विड होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये जो डोमेन है इससे ये थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर का गैप है ना। ये है -10, ये है 0 और ये है 100। तो 0 से 100 में अगर हम एक एक भी ग्राफ में पॉइंट माने तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स है और यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा। फिर ये दैट्स इट। यहाँ पर मैं भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में स्लोप का रेशियो क्या होगा। मतलब कौन किस में ज़्यादा है, स्लोप का रेशियो नहीं, स्लोप का ऑर्डर बता दो आप, किसमें स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि ए से बी में स्लोप ज़्यादा होगा कि बी से सी में स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब ए में सबसे ज़्यादा स्लोप है कि सी में सबसे ज़्यादा स्लोप है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेस चेंज, यहाँ पे जो फेस चेंज हुआ दो जगह पे, ड्यूरिंग फेस चेंज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है ना, ड्यूरिंग फेस चेंज यहाँ पे, एंड 100 से 100, सॉरी ये नहीं, ये वाला 0 से 0 और 100 से 100 है ना। तो ये फेस चेंज के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वाई, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज? क्योंकि ये जो इस यहाँ पे -10 से 0 आने पर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बट 0 से 0 मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए मॉलिक्यूल सॉलिड में इतने पास है, मान लो ये -10 की आइस है, अब ये -0 की आइस है, क्या हुआ इसमें, ये जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ये बढ़ा विथ टाइम, ठीक है, और मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, बट इसको सॉलिड से लिक्विड होने के लिए इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब ये एक सर्टेन लेवल तक दूर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सर्टेन लेवल तक इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हम जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब जो हीट दे रहे हैं वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर भी तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, नहीं सॉरी, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ओवरकम करके इसको काउंटर करके मॉलिक्यूल को दूर दूर लेके जाने के लिए, इसीलिए तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। ठीक है ना? ओके, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हाँ, इसके बाद बोला गया कि एक इक्वेशन लिखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ HELMHOLTZ इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया था। क्या होगा? डेल जी बाई टी, चलो दूसरी जगह पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डेल्टा जी बाई टी अपॉन डेल टी एट P इक्वल टू माइनस ऑफ डेल जी बाई टी इक्वल टू हाँ माइनस डेल्टा H बाई टी स्क्वायर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।
इसका डेरिवेशन, अब ये इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया है तो डेफिनेटली आप अब जब ये पढ़ोगे तो इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ोगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल प्लस वाटर ये जो सिस्टम है इसका फेज डायग्राम, इसका फेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट में जो जो यू नो पैरामीटर्स है वो सब मतलब फेज डायग्राम में वो पॉइंट्स भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हो गए, इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिफाइन करो, डिफाइन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। 6, तो एक्चुअली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ना साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेट मतलब ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन वो एक साथ ही होता है, एंड इसमें बाकी अदर पैरामीटर जैसे सॉल्वेंट वगैरह की कोई रोल नहीं होती पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। तो इसीलिए फॉलोअप क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन यही है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है प्लस फॉर्मिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो फॉर्मिंग है ये यहाँ पे होता है साइमल्टेनियसली। ये जो साइमल्टेनियसली होता है ये ऑल्सो SN2 में होता है, ये SN2 में भी तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन होता है, बट वाई SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट डिपेंडेंट है बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सॉल्वेंट डिपेंडेंट क्यों नहीं है, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या हो सकता है? साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट के बीच में ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ से यहाँ जाने पर और यहाँ से यहाँ जाने पर पोलैरिटी का चेंज होता है, POLARITY, पोलैरिटी चेंज होता है, इसीलिए सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। और पेरिसाइक्लिक में पोलैरिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। विथ क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, बट एज सच पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, इतना चेंज नहीं होता है कि सॉल्वेंट का जो पोलैरिटी डिफरेंस है उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 2 रिएक्शन है, कौन सा फास्ट होगा? एक रिएक्शन है फिनाइल प्लस यही सेम तो कहाँ पे फास्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा? पहले बताओ कि यहाँ पर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा उस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का नाम क्या है? डेल सॉल्डर रिएक्शन ना,
रेल-सॉल्ट रिएक्शन होगा यहाँ पे। कहाँ पे फास्ट होगा यहाँ पर? अच्छा, फिनाइल रिंग क्या करता है? फिनाइल रिंग का तो प्लाज्म इफेक्ट भी है, मतलब रेजोनेंस में वो रिंग बाहर से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, बाहर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, मुझे जो लगता है कि ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये ओवरऑल, ये देखो यहाँ पर है ना, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा टोटल रेजोनेंस में चला जाएगा, है ना। और टोटल रेजोनेंस पे चला जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा। तो होमो लूमो, तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रिक अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो होमो से लूमो में ट्रांजिशन ये फेवरेबल नहीं होगा। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये स्लो होगा। फिर भी आप ये एक बार कंफर्म कर लेना। ओके उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज ज़ेइस सॉल्ट? ज़ेइस सॉल्ट क्या है? उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखो। उसके बाद उसमें जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करो। उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर जनरलाइज्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि कौन सा लॉ आपको बताना है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, है ना। केल्विन प्लैंक क्या कह रहा है कि हीट कभी भी वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं हो सकता, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। बाहर से अगर कोई वर्क ना किया जाए, विदाउट रिसीविंग एनी वर्क फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर वर्क नहीं किया जाता है तो स्पॉन्टेनियसली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि कंबशन ऑफ कार्बन का इक्वेशन लिखो और वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं लिखो, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। ये जो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं कोई रिएक्शन, ये बताने के लिए अल्टीमेट थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या है? अल्टीमेट थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या है कि वो अगर, मतलब उसका वैल्यू से हम विदाउट एनी डाउट बोल पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। दैट इज़ बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी। उसके साथ फॉलो अप क्वेश्चन ये भी पढ़ लेना कि गिव्स फ्री एनर्जी, जी को फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं, और कोई फ्री एनर्जी है तो ए है, तो जी और ए में डिफरेंस क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स में डिफरेंस क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इक्वेशन लिख दो आप, फंडामेंटली दो फ्री एनर्जी में डिफरेंस क्या है, कौन सा क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ delta G by T
constant pressure and delta G by P at constant temperature, delta G by delta T, sorry, delta G by delta P at constant temperature। ये बहुत इजी है, ठीक है, ये आई थिंक आप में से सभी को आता होगा ये। चलो, मतलब ये तो मेन इक्वेशन क्या है अपना, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी है ना, तो डी को अब डेल्टा ही कर दो सब, डेल्टा जी इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, और छोटा चेंज इन्फिनिटेसिमल चेंज से फाइनाइट चेंज में अगर हम आते हैं तो ये करते हैं हम, तो यहाँ पर ही डेल्टा जी, अब डेल्टा टी को नीचे लाओ यहाँ पे, तो डेल्टा जी बाई डेल्टा टी है ना, एट कांस्टेंट पी मतलब अगर पी कांस्टेंट आ जाएगा तो डेल्टा पी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, है ना। पी कांस्टेंट मतलब कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज क्या है, डेल्टा पी चेंज ज़ीरो है, तो फिर माइनस एस हो जाएगा, है ना। सिमिलरली डेल्टा जी बाई डेल्टा पी, अब पी को नीचे लाओगे एट कांस्टेंट टी तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। तो यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि म्यू वर्सेस टी प्लॉट बनाओ फॉर सॉलिड लिक्विड गैस एंड इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ बनाओ, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है। देखो, मैंने शुरू में ही बोला था मैं आंसर वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करना चाहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली ऐसा आएगा कि ये इतना भी नहीं है, मतलब यहाँ पे स्लोप कम, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्लोप, और यहाँ पे और भी थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये वेपर स्टेट है, ठीक है। डेल म्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये म्यू वर्सेस टी है, तो डेल म्यू डेल टी क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया है ना, ये होता है माइनस एस, ये होता है माइनस एस मतलब स्लोप जो होगा इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, सभी में नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना। पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, ग्राफ में ऐसा होता है पॉजिटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है ना, नेगेटिव स्लोप तो सभी में आ रहा है, ठीक है। अब जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ, अब ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव एक्चुअली स्लोप कैसा होगा ये दिखा रहा है, और स्लोप किस में ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये जो एंट्रोपी है इसका वैल्यू क्या होता है, वेपर में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है, रैंडमनेस ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में कम होगा, फिर सॉलिड में सबसे कम होगा, है ना। इसीलिए इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, सॉलिड और लिक्विड एक साथ जो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग, मतलब मान लो मैं ना ये हटा देता हूँ, ग्राफ को मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये ग्राफ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। मतलब मान लो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर टी है। अब ये जो पॉइंट है इसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड होने वाला टेम्परेचर, या लिक्विड से सॉलिड होने वाला टेम्परेचर, क्या बोलता है इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और ये वाले को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसके साथ साथ इस यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो म्यू है इसका एक्सप्रेशन लिखो, म्यू का एक्सप्रेशन लिखो, डेल जी डेल एन आई एट कांस्टेंट टी
पी एन जे नॉट इक्वल टू आई, ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब जी का क्या चेंज होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या चेंज होगा व्हेन 1 मोल of component I is added in a system at constant temperature, pressure and amount of other substance, ये constant रहेगा। कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर है, यहाँ पर और कुछ कंपोनेंट है। सपोज कंपोनेंट ए है 3 मोल, ये 2 मोल है, कंपोनेंट ये है इसका 3 मोल है, इसका 4 मोल है। तो ये जो सारा कंपोनेंट है ये एन जे से हम डिनोट कर रहे हैं इन जनरल। ठीक है, उसका अमाउंट भी, अब यहाँ पर हम 1 मोल आईथ कंपोनेंट, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर गिब्स फ्री एनर्जी का क्या चेंज होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एंड बाकी जो जितना भी एन जे कॉम्पोनेंट है, एन जे ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू आई क्योंकि यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट पहले से नहीं था, तो यही है। ठीक है, चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, H2 molecule IR active or not, उसके साथ फॉलो अप क्वेश्चन है, ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका सिलेक्शन रूल क्या बोलता है। सिलेक्शन रूल क्या है, कभी भी सिलेक्शन रूल पूछे तो आपको ग्रॉस भी बताना है एंड स्पेसिफिक भी बताना है, मतलब क्वांटम से जो है वो भी, और मॉलिक्यूल देके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से उसका क्या कैसे पता चलता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, H2 मॉलिक्यूल जो है ये अगर IR इनएक्टिव है, ऑब्वियसली IR इनएक्टिव है, इनएक्टिव क्यों है, IR इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, डायनामिक डाइपोल मोमेंट नहीं है इसमें, है ना। H2 मॉलिक्यूल अगर IR इनएक्टिव है तो हम इसकी स्पेक्ट्रा कैसे स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रा कैसे हम स्टडी करेंगे, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहीं पर भी इसको स्टडी नहीं किया जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान आंसर है, क्योंकि ये IR तो नहीं है बट ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोप, रमन स्पेक्ट्रा में क्या बोलते हैं, रमन एक्टिव है, रमन स्पेक्ट्रा में इसका पीक आएगा। हाँ, नेक्स्ट इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन कि रमन स्पेक्ट्रा ये एक्टिव होगा, ये मतलब उसका कंडीशन क्या है, रमन एक्टिव होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, रमन एक्टिव होने का कंडीशन क्या है, बताओ बताओ बताओ, रमन एक्टिव होने का कंडीशन क्या है। कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका एक डायरेक्शन पे मान लो, एक डायरेक्शन पे पोलराइजेबिलिटी मान लो अल्फ़ा, यहाँ पे मान लो अल्फ़ा डैश, तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी जो है वो अनइक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स मॉलिक्यूल शुड बी, ये टर्म मतलब ये टर्म किताबी मतलब लैंग्वेज है, तो आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। ये उसको बोला जाएगा एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड, अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा डैश, इसको बोला जाता है कि एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड, तो मॉलिक्यूल शुड बी एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड। ठीक है, ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे, इस कोऑर्डिनेट पे पोलराइजेबिलिटी और इस कोऑर्डिनेट पे पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट है ना, तो कोऑर्डिनेट्स को ना क्यू से डिनोट किया जाता है, अगर स्मॉल क्यू से, तो डी अल्फ़ा
बाई डी क्यू, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पे पोलराइजेबिलिटी का चेंज, तो ये जो पैरामीटर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इसका मैथमेटिकल कंडीशन ये होगा रमन का, ठीक है। जो मॉलिक्यूल, इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, जो मॉलिक्यूल परफेक्टली टेट्राहेड्रल है या परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें तो फिर डिफरेंट डायरेक्शन पे अल्फ़ा अल्फ़ा डैश सेम हो जाएगा, तो वो रमन इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स, मान लो H2, O2, D2, ऐसे मॉलिक्यूल जो होमोन्यूक्लियर है, डाइएटोमिक है, होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक, न्यूक्लियस देखिए ये दोनों ही H है, डाइएटोमिक, ऐसे मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल मोड रमन एक्टिव होता है वो IR इनएक्टिव होता है, और दूसरा भी सही है, जो रमन एक्टिव होता है वो IR इनएक्टिव, सॉरी, जो रमन एक्टिव IR इनएक्टिव, जो IR एक्टिव रमन इनएक्टिव। इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, ये आप बताओ मेरे को, इस प्रिंसिपल को क्या बताया जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर दे दो मुझे कमेंट सेक्शन पे कि इसको क्या बोला जाता है। चलो, हम तो एक क्वेश्चन को लेकर बहुत डेप्थ में चले गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि CO2 का कितना वाइब्रेशनल मोड है, एंड उसमें से कौन सा मोड रमन एक्टिव है, कौन सा मोड रमन इनएक्टिव है, कौन सा मोड IR एक्टिव है, कौन सा मोड IR इनएक्टिव है। CO2 मॉलिक्यूल के लिए हाँ, कौन सा मोड है, वाइब्रेशनल मोड है वही। तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टोटल, ट्रांसलेशनल में 3 होगा, रोटेशनल में 2 होगा, वाइब्रेशनल में फिर टोटल 3 × 3 9 है ना, तो 5 हो गया, और 4 हो जाएगा अपना फिर वाइब्रेशनल मोड, 4 वाइब्रेशनल मोड हो जाएगा इसका। 4 वाइब्रेशनल मोड, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बेंडिंग का 2 हो जाएगा। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है ये IR इनएक्टिव होगा। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में भी सीधे सीधे स्ट्रेच करेगा तो डायगोनल मोमेंट का कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे IR इनएक्टिव होगा और ये रमन एक्टिव होगा। एसिमेट्रिक, ये IR इनएक्टिव हो, सॉरी, एसिमेट्रिक तो IR एक्टिव होगा, ये रमन इनएक्टिव होगा। V2 है IR एक्टिव होगा और ये रमन इनएक्टिव होगा। एंड इसके लिए कोई दो जो बेंडिंग मोड है इसका पीक एक ही जगह पे आएगा, दोनों जो वाइब्रेशनल मोड है, ठीक है, इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डीजेनरेट है, डीजेनरेट। तो इसमें पीक टोटल भले ही 4 IR मोड है बट पीक 3 ही आएगा, सॉरी 4 वाइब्रेशनल मोड है बट टोटल पीक इसमें 3 ही आएगा, वाइब्रेशनल पीक। तो खैर रूल का नाम मैं बता ही देता हूँ। रूल का नाम है, यहाँ पर जो मैं बता रहा था प्रिंसिपल का नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में यहाँ पर IR एक्टिव वाला इनएक्टिव, रमन इनएक्टिव ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर भी म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। बट ये तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक नहीं है, रूल एक्चुअली है सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर जिसमें है, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में ही ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। जैसे H2N2, ये H2O2 N2D, ये सब भी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही है। ये जो उसके बाद पूछा गया था इसमें जो एसिमेट्रिक, ये जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक मोड एंड ये जो बेंडिंग मोड है, ये रमन इनएक्टिव क्यों है। तो आपको एक्चुअली एसिमेट्रिक जो बेंडिंग है वो कैसे होता है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा एंड उनको बताना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि पोलराइजेबिलिटी का चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको ड्रॉ करना है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको ड्रॉ करना है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना होगा। इसके लिए एनर्जी, ये मैं तो लिखवा के नहीं दूंगा आपको। एनर्जी एक्सप्रेशन पूरा रोटेशनल तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एनर्जी एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, उसमें जो टर्म्स यूज़ होता है वो आपको बताना पड़ेगा। अभी उसके जो ग्राफ में स्पेसिंग होता है वो एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा कि कम होगा, एंड उसका एक्सप्लेनेशन, ये एनर्जी गैप कितना होगा उसका एक्सप्रेशन क्या है, मतलब डेल्टा ई का एक्सप्रेशन। ई निकालोगे तो वहाँ से डेल्टा ई आ ही जाएगा, en+1 माइनस en ऐसे करके आ जाएगा, है ना। ओके, ये जो रोटेशनल कांस्टेंट है इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, रोटेशनल कांस्टेंट से आपको क्या एक्सप्रेशन क्या मिलता है, ठीक है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। वैसे ये तो काफ़ी इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको रोटेशनल जो कांस्टेंट है बी से क्या मिलता है आपको? बी इक्वल टू h², बी इक्वल टू h/8 π² IC सेमी इनवर्स, है ना। I क्या है, μr² है ना, तो r क्या हो गया, √I/μ। तो यहाँ से r मतलब क्या है, दो बॉन्ड का बीच में डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इससे, ये जो मेथड है इससे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ, टोटल बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल O+C+S, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि एक बी यहाँ पर आएगा I1 की करस्पॉन्डिंग, फिर ऑक्सीजन की करस्पॉन्डिंग I2, एंड बी और एक आएगा S की करस्पॉन्डिंग जो है I3। I1 I2 को और I2 I3 को इसका डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। पढ़ लेना आप थोड़ा ये। कितना नंबर क्वेश्चन था, चलो छोड़ो, आप ऐड कर देना क्वेश्चन नंबर। बी का क्या चेंज होगा, इन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो बी का क्या चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से चेंज हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या है, μr², तो म्यू चेंज हो जाएगा। म्यू मतलब क्या है, रिड्यूस्ड मास है ना। 1/μ इक्वल टू 1/m1 + 1/m2। किसी एक को अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो m1 चेंज हो जाएगा, फिर म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू चेंज होगा तो आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये पहले भी डायटोमिक मॉलिक्यूल चल रहा था, उसका रमन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने के लिए कहा गया, एंड उसमें जो स्पेसिंग है लाइंस के बीच में, स्पेसिंग क्या इंडिकेट करता है, वो स्पेसिंग क्या इंडिकेट करता है, वहाँ से आपको स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन भी पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन है ड्रॉ, ये तो काफ़ी एडवांस चले गए आप। ये क्वेश्चन क्या है,
draw ground and excited state, draw ground state and excited state, electronic energy levels and dissociation energy, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का ग्राफ पूछ लिया है ना। यहाँ पर दोनों डिसोसिएशन एनर्जी भी दिखाना पड़ेगा, है ना। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी होता है या क्वांटम डिसोसिएशन एनर्जी, और एक होता है क्लासिकल डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्हाट इज़ फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ना बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स को अपना वाइब्रेशनल लेवल चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ आप पढ़ना, खुद पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतना यहाँ तक गए हैं तो ये भी बॉर्न, ये भी मतलब फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल तक गया है, तो यहाँ से आपको वो भी पढ़ना है कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल से ही उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ओपेनहाइमर नाम तो सुना ही होगा, है ना। now I have become the death। खैर, इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो फास्ट होता है वो क्यों होता है? अब बताओ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नहीं है, हो गया आपका। चलो, यहाँ तक ही क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट क्यों होता है। तो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो में जाओगे तो यहाँ पर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वांटम डेरिवेशन तक गए नहीं, ठीक है। एक बार मेरे इंटरव्यू में तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से, हाइड्रोजन एटम क्वांटम मैकेनिक्स से, रिजिड रोटर मॉडल से, रिजिड रोटर मॉडल से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है वो कैसे आ रहा है, ये पूछ लिया था, ठीक है। यार वो मैं पढ़ के गया था, क्वांटम अच्छे से पढ़ के गया था मैं, ठीक है। यही क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और एक या दो, हार्डली एक या दो लेक्चर्स होगा एंड तो ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा बार्क इंटरव्यू सीरीज़, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में आपकी क्वारीज और आपके फीडबैक्स पढ़ने में, ठीक है। नहीं तो फिर है ना, कमेंट्स रेगुलर, कमेंट से आपके रिएक्शंस रेगुलर आता रहता है, तो मुझे भी मन करता है कि कोई मतलब कोई अच्छे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के पास मेरा कंटेंट पहुंच रहा है एंड आई शुड वर्क मोर ऑन इट, तो मैं अच्छा कंटेंट और भी जो आपके लिए हेल्पफुल है वो लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरा भी एक कंसिस्टेंसी बना रहता है। बाकी आप सब जो प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, आपको बहुत 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 बेस्ट विशेस। मैंने ना ये इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है और रिटन एग्ज़ाम मैंने 3 बार दिया है। 2023 में मैंने फ़र्स्ट रिटन एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ बट इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। 2024 में एक बहुत ही ख़राब इंसिडेंट हो गया था एग्ज़ाम के दिन, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम सेंटर लेट पहुंचा,
ठीक है, तो नहीं हुआ। क्वेश्चन 4, उस दिन 2024 का एग्ज़ाम जिस दिन था, ठीक है, उस दिन वेस्ट बंगाल में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर कुछ है, इसका एग्ज़ाम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वाला एग्ज़ाम भी वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए टाइम पे, बाद में ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। खैर 2025 में फिर मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू में गया, फिर नहीं हुआ 2025 में। खैर बचपन से मैं स्कूल टॉपर था एंड लोगों को लगता है कि आई एम सो लकी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। लकी इन द सेंस, लकी नहीं, लोग कहते थे कि नहीं भैया आप बहुत टैलेंटेड हो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टैलेंटेड पीपल। इतना फेलियर्स, क्योंकि बहुत फेलियर्स देखे मैंने, बट मैंने अपने तरफ से जितना बेहतरीन जितना हो सकता था मैंने किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ। फिर भी चलो, जो कहते हैं कि अपने मन का अच्छा तो मतलब अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अपने मन का जब नहीं होता तो ईश्वर की मन की होती है। तो अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।